Hello students, welcome to our channel Unfold Biology and I am Abhishek Arya, your biology educator। और इस चैनल पे हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं नीट के लिए, जिसमें हम एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी। और उसमें 3 लेक्चर आपका हो रखा है और ये चौथी लेक्चर आज आपकी होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स एंड फिर नेफ्रॉन के जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे तो उसी की फंक्शंस देखेंगे, फिर यूरिन फॉर्मेशन के सारे स्टेप्स देखेंगे। ठीक है। और बेसिकली आज जो है सो सारे फंक्शंस कवर होने वाले हैं, आपके कुछ मेजर फंक्शंस हैं। ठीक है, जो पहले लेक्चर में बता दिया गया था कि एब्जॉर्प्शंस होती है, सिक्रीशंस होती हैं एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म होती हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो फंक्शंस है नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है, जिससे कि आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो इसी को आज हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कितना तक कवर हो जाएगा आज के लेक्चर में। ठीक है, तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइज, जो नए बच्चे हैं और जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग इस लेक्चर में आगे प्रोसीड करेंगे। आई होप आप सभी की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होंगी यार, तैयारी सही चल रही है। तो अभी तो 2026 की नीट आने वाली है, अब 1 महीने से भी कम रह गई है। तो मुझे लगता है यहाँ सारे बच्चे 2027-28 वाले ही होंगे, क्योंकि अभी बेसिक से सब कुछ पढ़ाई चल रहा है। 11th की लेक्चर है, तो अब ढंग से करें यार, है ना। अभी जो भी आपके सीनियर्स हैं जो इस बार नीट दे रहे हैं, उनसे आप पूछोगे, है ना, कि 27 में फिर आपका पेपर कैसा रहने वाला है। 26 की एक्सपीरियंसेस आप देखोगे। मैं खुद भी यहाँ बहुत दिनों तक नीट दिया हुआ हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें पता है। ठीक है, कि कैसी प्रेशर्स होती है बच्चों के ऊपर, और जब खास करके जब एग्ज़ाम करीब आ जाए तो और ज़्यादा वो टेंस्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर कन्फ्यूजन्स होते हैं, है ना, कि अपने मार्क्स को लेकर के, अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के क्या लगता रहता है कि अभी सब कुछ भूल रहा हूँ, है ना। तो वैसे नहीं है, बट आप कॉन्फिडेंट रहो। जो आपने साल भर पढ़ाई करी है उसको लेकर के आप बहुत ही कॉन्फिडेंट रहें, और रिवीजन जितना से जितना हो सके करें, टेस्ट दें। बस यही सब तरीका है। बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। जितना अपने अंदर गट्स है, जितना मेहनत कर सकते हैं, पूरी करनी चाहिए। और बाकी जो होगा अच्छा होगा। बहुत लोगों का सिलेक्शन होता है, नहीं होता है, ठीक है, तो वो अपने हाथ में नहीं है। ओके। और जो बच्चे आप अभी देख रहे हैं 27-28 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो और कॉन्शियसली इस चीज़ को अब धीरे धीरे समझें कि क्या होती है नीट की तैयारी, है ना, किस लेवल पे आप आ चुके हो। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीछे छूट जाती हैं, और आपको अपने गोल की तरफ बहुत ही ज़्यादा अटेंटिवली आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, हर एक चीज़ अच्छे से कवर करनी होती है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। बायोलॉजी सभी लोग हल्के में लेते रहते हैं, फिजिक्स के ऊपर पूरा जोर लगा रहता है, फिर भी फिजिक्स में नंबर नहीं आते। तो ऐसा नहीं करना है, सब चीज़ों को पकड़ के चलनी होगी आपको। ठीक है, और जितना ढंग से पढ़ोगे ना बायोलॉजी, उतने लंबे समय तक रिटेन रहेगी आपके जहन में। ठीक है, ऐसे रट के आपको लगेगा कि 4 दिन में मेरा टेस्ट है तो जैसे जैसे कवर कर लिया, ठीक है, उसमें चलो नंबर भी आ गए, बट वो लंबे समय तक वो रिटेन नहीं रह पाता। तो जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इतने अच्छे से पढ़ो कि रिवीजन में आपका फिर समय ना लगे, फिर वो इतना ढंग से तैयार हो जाए एक चैप्टर आपका कि आपसे कभी भी कुछ भी पूछा जा सके तो आपके जवाब आ जाएं, पैसिवली आ जाएं, बहुत ज़्यादा आपको जोर ना देना पड़े। इतना ढंग से पहली बार में किसी चैप्टर को पढ़ना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। ठीक है, बायोलॉजी में होता है कि एनसीईआरटी पढ़ लेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। खास करके जो बच्चे अभी 11th में हैं या बहुत ही लो लेवल से तैयारी शुरू किए हैं, ठीक है, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि डिटेल्ड लेक्चर्स पे आपको जाने चाहिए। ये वन शॉट वगैरह के चक्कर में अभी मत पढ़ो। वो सब होता है रिवीजन के लिए, लास्ट मोमेंट में आपको खुद समझ आ जाएगा कि अभी अब ऐसे लंबे लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो अभी मैं शॉर्टकट्स कर लूँ, मुझे रिवीजन करने के लिए कर लूँ। ठीक है, तो और देखो, मेरा एक मानना है कि जब आप एक बार पढ़ चुके हो ढंग से, ठीक है, और आपके नोट्स तैयार हैं, तो फिर आप खुद से उसको जितना याद करोगे ना, वहीं ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कोई दूसरा इंसान दूसरे तरीके से बताएगा, है ना, आपको उसको नहीं पता ना कि आपने कैसे पढ़ा है, किस नोट से पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो जो चीज़ आपने पहले पढ़ रखी है उसको दोबारा पॉलिश करना और आसान होता है। और जब आप कहीं नए जगह से कंटेंट ले रहे हो तो थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ से भी पढ़ें आप, एक बार जहाँ पढ़ रहे हो तो उसी को रिविज़न करें, बार-बार पढ़ें, बार-बार उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। जहाँ कहीं भी डाउट होता है उसको तह तक जा कर के उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप उसके अंदर डूबोगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा भी आएगा, और आपके फिर कॉन्सेप्ट सारे बूस्ट अप होते जाएँगे। एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए, चीज़ें याद हो गई,
तो फिर नंबर नहीं कटता है, ठीक है। तो बायोलॉजी के अंदर ये चीज़ें हैं और ये प्रूवन है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। बहुत भाषणबाजी हो गया, और लास्ट लेक्चर में मैंने जहाँ छोड़ा था मैं एक बार आपको स्लाइड देता हूँ, है ना। इसमें हमने नेफ्रॉन से स्टार्ट किए थे, उसके सारे स्ट्रक्चर्स पार्ट हमने कवर कर लिए थे, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस, उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो आपका बोमेंस कैप्सूल आ गया था, पीसीटी लूप ऑफ एंडेड, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट, ये कुछ पेरिटिबुलर कैपिलरीज, वेसा रेक्टा, ये सब हो गया था। हाँ, इतना ही तो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, नेफ्रॉन से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। इसको समझाने में, इस डायग्राम को समझाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा था, इसलिए लेक्चर थोड़ी लंबी भी खिंच गई थी। बाकी इसमें कुछ कंटेंट ऐसा नहीं था, है ना। तभी बस आपने नाम जाना है, थोड़ा बहुत इसके बारे में स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को समझा है। आज हम लोग फंक्शन पे मेजरली ध्यान देंगे, ठीक है, कि यूरिन फॉर्मेशन में क्या क्या एक्चुअली हो रही हैं, ठीक है। तो प्रोसेस क्या क्या इन्वॉल्व है उसमें, हम लोग वहाँ आज जा कर के बात करेंगे, ठीक है। अभी देख लो पीछे हमने 3 लेक्चर्स के अंदर क्या क्या कर रखे हैं, ठीक है। पहले तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पे हमारी बात हुई थी, हाँ। और फिर ये जो कॉमन चीज़ें थी उसको इकट्ठा करने के बाद हमने फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। उसमें किडनी के पोजिशनिंग, सारी चीज़ें, पार्ट्स को देखा था, फंक्शनिंग देखी थी। उसके बाद फिर जो मेजर आपका जो फंक्शनल यूनिट होता है, नेफ्रॉन पे आ गए थे, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स पढ़ ली थी सारी। अब हम शुरू करने वाले, एक टॉपिक रह गया था टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन 2 तरीके के होती हैं, और वो कहाँ कैसे इसको बांटा गया है, क्लासीफाई किया गया, अपन उसको भी देखेंगे। एंड देन फिर यूरिन फॉर्मेशन, आपका जो प्रोसेस वाला पार्ट हो जाता है, फंक्शनल पार्ट हो जाता है, उस पर चलेंगे, ठीक है। तो देखो, ये नोट आपको याद होगा, लास्ट में जाते जाते मैंने करा दिया था कि बोमेंस कैप्सूल पीसीटी डीसीटी किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं, ठीक है। जो आपकी किडनी है ना, उसमें, एक सेकंड, ये देख लो आप पहले तो, ये डायग्राम देखो आप, इसमें पता करो कि कॉर्टेक्स कौन सा है और मेडुला कौन सा पार्ट है, ठीक है। इसी के अराउंड आपकी कहानी घूम रही है, तभी आप ये क्लासिफिकेशन ऑफ नेफ्रॉन समझ पाओगे। तो देखो यार, ये किडनी थी, और ये आपका क्या था, रीनल पिरामिड्स था, ठीक है। ये वाला रीनल पिरामिड है, और ये जो बाकी के पार्ट्स बचे हुए हैं, जो बाहर बाहर से पार्ट्स हैं, जो आपको ऐसे दिख रहे हैं खाली खाली, वो क्या है, आपका कॉर्टेक्स है, ठीक है। तो मेडुला जो इनर वाला पार्ट था, वो ऐसे ही खाली नहीं था, उसके अंदर पिरामिड बना बना करके, वो एक छोटे छोटे पिरामिड बना बना करके वो कॉम्पैक्टली फॉर्म में अरेंज थे। और जो बाहर की चीज़ है, वो कॉर्टेक्स ऐसे ही खाली खाली सा स्पेस होता है, जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो आपकी जो नेफ्रॉन है वो एक्चुअली कहाँ सिचुएटेड है, इस चीज़ को समझें आप। यहाँ आपका जो है, यहाँ से शुरू होता है, और इसके जो लूप ऑफ एनले है, ऐसे डाउन जाता है नीचे के अंदर। मैं एक रफली डायग्राम बना दे रहा हूँ, इस चीज़ को रिलेट करना, ठीक है। मान लो यहाँ एक नेफ्रॉन, ये शुरू हुआ था तो ग्लोमेरुलस था, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस हो गया, ये बोमेंस कैप्सूल हो गया, एंड देन इसकी ये जो पीसीटी वाली पार्ट थी, ठीक है। और फिर इसकी लूप ऑफ एनले ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, और फिर ये हो गया आपका डीसीटी वाला पार्ट, ठीक है। तो ऐसे करके ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। तो ये नेफ्रॉन था आपका, ऐसे ही करके बहुत सारे नेफ्रॉन हो गए। तो जो स्टार्ट हो रहा था ना आपका, वो जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट हो गया, जो मैल्फिजन ट्यूब्यूल वाला पार्ट हो गया, जो पीसीटी वाला पार्ट हो गया, जो डीसीटी वाला पार्ट हो गया, ये सब कुछ कहाँ थे, कॉर्टेक्स रीजन में थे। और जो ये अंदर की तरफ जो जाती थी, वो मेडुला में जाती थी, कौन, लूप ऑफ एनले, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो ऐसे ही अपन आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये एक पोजिशनिंग होती है किसी भी नेफ्रॉन्स की, ठीक है। अब इसको जब क्लासीफाई आप करते हो ना, तो देखा जाता है कि ये जो लूप ऑफ एनले वाला पोर्शन है, वो कितना ज़्यादा मेडुला के अंदर गया हुआ है, इस मेडुला के अंदर कितना ज़्यादा लंबा गया हुआ है, या फिर कोई किसी के अंदर छोटा गया हुआ है ना, किसी के अंदर मान लो बिल्कुल नहीं गया, है ना, ऊपर ऊपर ही रह गया। ये भी मैल्फिजन ट्यूब्यूल भी यहाँ, पीसीटी भी यहाँ, उसके बाद ये लूप ऑफ एनले भी ऊपर ही रह गया। तो सब कुछ खेल कहाँ का है कि कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में आपकी जो पोजिशनिंग है ना नेफ्रॉन्स की, वो किधर है, उस बेसिस पे अपन उसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन ने देखा था कि जो पोर्शन होती हैं पीसीटी की, डीसीटी की, है ना, वो हमेशा क्या होता है, कॉर्टेक्स रीजन में ही होता है। और जो मेडुला में जो होता है, वो क्या है, लूप ऑफ एनले, ठीक है। मेडुला के अंदर क्या आपका लूप ऑफ एनले है, बाकी जितने भी पार्ट्स थे वो सारे कहाँ थे, कॉर्टेक्स के अंदर थे। तो ये चीज़ें नोट्स में लिखा दिया गया था। और उसके बाद जो है सबको टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन देखनी है। तो ये मेडुला और कॉर्टेक्स वाला कन्फ्यूजन क्लियर रहे आपके बीच।
ठीक है, आपके अंदर वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कॉर्टेक्स रीजन क्या था और मेडुला रीजन क्या था। आई होप ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है। कॉर्टेक्स रीजन और ये मेडुला रीजन, तो मेडुला के अंदर लूप ऑफ एनले होती है हमेशा, और बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये वाले सारे पार्ट्स कहाँ होते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में। अब इसी बेसिस पे इसको दो पार्ट में नेफ्रॉन को डिवाइड किया गया, देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये क्या है, देखो सबसे पहली बात तो अबंडेंस की अगर बात करते हैं तो 85% जो आपके अंदर नेफ्रॉन्स है ना, आपके किडनी के अंदर जो 85% नेफ्रॉन्स है वो क्या है, वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है, ठीक है। और जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है वो 15% ही है नंबर के हिसाब से, ठीक है। नंबर के हिसाब से क्या आपका 85% टोटल नेफ्रॉन का क्या हो गया, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और 15% टोटल नेफ्रॉन का क्या हो गया, मेडुलरी नेफ्रॉन, या फिर इसको जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स भी बोला जाता है, राइट, ओके। तो ऑब्वियसली जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसके अंदर लूप ऑफ एनले जो सब छोटी होंगी, मैंने अभी बताया ना कि कॉर्टेक्स के इसके अंदर जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ एनले जो है वो छोटी होगी, इसीलिए वो मेडुला के अंदर ज़्यादा डीप नहीं कर पाता। मान लेते हैं यहाँ मेडुला था, ये वाला पोर्शन मेडुला था, ठीक है जी, है ना। और ये पूरा किडनी था, ठीक है, ये पूरा किडनी था, ये पूरा किडनी था, मान लेते हैं ये एक मेडुला, ये दूसरा मेडुला, और ये तीसरा मेडुला, ठीक है। ये चलो अब इसमें क्या है समझो कि शुरुआत तो यहीं से होगी, क्योंकि आपने देखा कि पीसीटी, डीसीटी और ये बोमेंस कैप्सूल वगैरह कहाँ रहना, कॉर्टेक्स में रहना। तो ये वाला जो खाली वाला रीजन है वो क्या, कॉर्टेक्स है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि शुरुआत हो रही थी, ठीक है, फिर ये ऐसे गया, और फिर ये देखो अगर बहुत कम ही गया मेडुला के अंदर, मेडुला के अंदर बहुत कम गया मान लेते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा फोल्डिंग नहीं होती है। अरे यार क्या हो रहा है, ये क्या आपका मेडुला है, मेडुला के अंदर मेडुलरी पिरामिड्स के फॉर्म में वो अरेंज रहते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो इसका ये पीसीटी हो गया, और उसके बाद लूप ऑफ एनले वो अगर बहुत कम इसके अंदर गया, ठीक है, और फिर ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये एक नेफ्रॉन थी। तो ये वाला पोर्शन देख रहे हो आप, ये जो पोर्शन है ये बहुत कम गया है लूप ऑफ एनले, कहाँ, कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है, सॉरी मेडुला के अंदर बहुत कम वाला पार्ट इसका गया है। तो ये इसको क्या कह देंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिसका मैक्सिमम पार्ट कहाँ रह जाए, इसका मैक्सिमम पोर्शन कहाँ रह जाता है, कॉर्टेक्स के अंदर ही, ठीक है। और जो लूप ऑफ एनले जिसको जिसको मेडुला में जाना था वो भी बहुत कम ही गया। दूसरी तरफ एक और नेफ्रॉन देखो आप, एक और नेफ्रॉन देखो जिसमें कि ये हो गई आपकी ग्लोमेरुलस मालफिजन ट्यूब्यूल, ये पीसीटी, और ये लूप ऑफ एनले, ये लूप ऑफ एनले देखो इतना अंदर चला गया, ठीक है। फिर ये डीसीटी और फिर ये कलेक्टिंग, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है सो इसके अंदर लूप ऑफ एनले कितना अंदर तक चला गया मेडुला के अंदर, ठीक है। स्टिल अभी भी इसमें क्या है कि जो पीसीटी मालफिजन बॉडी और ये डीसीटी वाला पोर्शन है वो अभी भी कॉर्टेक्स में ही रहेगा, बट डिपेंड किस पे करता है, लूप ऑफ एनले की लेंथ पे। अगर लूप ऑफ एनले जो है सो मेडुला के अंदर जाती है, लंबी दूरी तय करती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, उसको कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी, ठीक है। और बहुत कम पार्ट उसका अगर मेडुला के अंदर डिप्ड है तो उसको क्या कहेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई। अब आप मेजॉरिटी देखोगे ये होती है क्या, कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85%, टोटल नेफ्रॉन मैंने बताया था ना 1 मिलियन से भी ज़्यादा होती है एक किडनी के अंदर। तो आप उसमें समझ लो कि 85 लैक्स क्या हो जाएंगे, 10 मिलियंस, 1 मिलियंस मतलब 10 लाख ना, हाँ। तो ये 85% उसका क्या हो जाएगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और 15% क्या हो जाएगा उसका मेडुलरी नेफ्रॉन। ये वाला पोर्शन जो है सो कम होते हैं, ये मतलब ये वाले जो नेफ्रॉन है इसके नंबर कम होते हैं, और इसकी जो नंबर है वो कितनी होती है, ज़्यादा होती है, 85% होती है। अब आप सोचो, अब मैं बताऊंगा आपको मेडुला का क्या फंक्शन होता है, मेडुला की जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ठीक है, एक वो मेंटेन करके रखना होता है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होती है, और यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता है, तो वहाँ एक ऑस्मो रेगुलरिटी वाला टर्म आएगा, वो अपन समझेंगे आगे, ठीक है। तो उस वहाँ और क्लियर हो जाएगा कि भाई ये सब चीज़ें जो है सो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, मेडुला के अंदर क्यों टिप किया गया है, ठीक है। तो अभी बस ये क्लासिफिकेशन देख रहे थे, तो इसके अंदर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, विजुलाइज हो गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉर्टिकल और ये हो गया मेडुलर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं अपन, चलो ठीक है। तो ये बस पॉइंट्स आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं है इसमें। 85% टोटल नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो जाएंगे,
और 55% ऑफ टोटल न्यूरॉन क्या हो जाएंगे, मेडुलर नेफ्रॉन हो जाएंगे। पहला पॉइंट क्लियर है। उसके बाद क्या है, लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले कम हो जाएंगे, क्योंकि इसका ये तो मेडुला के अंदर गया ही नहीं ना। लूप ऑफ हेनले को कहाँ रहना था, मेडुला के अंदर रहना था, और ये बहुत कम गया ना, नहीं के बराबर गया, तो इसलिए उसको क्या कह दिया, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इसका मैक्सिमम पोर्शन कहाँ है भाई, कॉर्टेक्स के अंदर है, ठीक है। और ये हो गया लूप ऑफ हेनले, इसकी लेंथ तो लंबी हो जाएगी अगर मेडुलरी है तो, तभी तो मेडुला के अंदर जा रहा है। और मेजर पार्ट इसका कहाँ है, मेडुला में। मेजर पार्ट किससे हो जाता है, वो लूप ऑफ हेनले की वजह से ही मेजर पार्ट हो जाता है। बाकी अगर वैसे देखा जाए तो इसके अंदर भी जो पीसीटी है, डीसीटी है, और ये जो मेलफिजन बॉडीज वगैरह हैं, वो सब कहाँ है, ये भी तो कॉर्टेक्स में ही है। लेकिन इन सब से ज़्यादा क्या हो जाता है आपका, वो लूप ऑफ हेनले हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, मेजर पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले इज मेडुला के अंदर, ठीक है। वासा रेक्टा इज हाईली डेवलप्ड। हाँ, अब देखो, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जहाँ जहाँ लूप ऑफ हेनले होंगे उसके अराउंड क्या कॉइल्ड रहेंगे, वासा वासा रेक्टा कॉइल्ड रहती है ऐसे। ये याद है ना, ये वाला पोर्शन, ये क्या था, ये क्या था आपका, ये था क्या, ये था लूप ऑफ हेनले। और इसके अंदर ये वाला जो रेड वाला पोर्शन आप देख रहे हो, वो कॉइल्ड फॉर्म में रहते हैं, वो क्या है, वासा रेक्टा। तो जितना लंबा ये रहेगा उतना ही लंबा तो इसकी कॉइलिंग भी होगी ना, ठीक है। तो जहाँ जहाँ लूप ऑफ हेनले डीप्ड होंगे मेडुला के अंदर, वहाँ वहाँ वासा रेक्टा भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जहाँ कम लूप ऑफ हेनले, वहाँ वासा रेक्टा भी कम। तो यही लिखा है इसमें कि वासा रेक्टा या तो यहाँ एब्सेंट होती है या बहुत कम होती है, क्योंकि वो पोर्शन मेडुला के अंदर गया ही नहीं लूप ऑफ हेनले का, ठीक है। और दूसरी तरफ वासा रेक्टा इसमें जो है सो बहुत हाईली डेवलप्ड होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो लूप ऑफ हेनले है वो बहुत अंदर तक गया है मेडुला में, ठीक है। ये बातें हो गई, ठीक है। तो ये क्लियर रहे आपका टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। एनसीईआरटी के लाइन से सारी चीज़ें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन, ये सब लिखा हुआ है उसमें। अपन आज एनसीईआरटी भी एक बार रीड कर लेंगे अगर टाइम रहा तो, देखते हैं, ठीक है। चलो, अब आ जाओ, आपका मेन पोर्शन क्या है कि यूरिन फॉर्मेशन। अभी तक जो हम सारे स्ट्रक्चर्स पार्ट देख रहे थे कि कहाँ क्या होना है, अब होना अभी तक वो देख रहे थे कि कहाँ क्या होना है, तो वो प्लेस को जान रहे थे, उस नाम को समझ रहे थे, उसकी लोकेशंस देख रहे थे। हमने सारी चीज़ें देख ली, उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन, उसकी कंपोजिशन, उसकी बनावट, उसकी जो टिश्यू की लेवल पे जो चीज़ें अरेंज्ड है वो कैसे हैं, ठीक है। वो क्यों फंक्शन करेगा, वो कैसे फंक्शन करेगा और क्या करेगा, वो भी मैंने इसमें बता दिया था कि एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशंस, कंटर करंट मैकेनिज्म, कॉन्सेंट्रेट करना उसको, फिर निकालना, रेगुलेशन, एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड इन द अर्ली लेक्चर। बट मैंने कुछ लिखा या नहीं था ऐसा, ठीक है। बट जब इसको स्ट्रक्चर को समझा रहे थे वो सब कुछ बता दिया गया, ओके। तो अभी हम लोग एक्चुअली यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे, उसके अंदर जितने भी स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। चलो, देखो भाई, तो यूरिन फॉर्मेशन आपको पता था कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, पता होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से टाइम देकर के एक्सप्लेन किया था कि रीनल आर्टरी आ रही थी किडनी के पास। रीनल आर्टरी क्या लेकर के आ रही थी, ब्लड लेके आ रही थी। कौन सी ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है भाई। तो रीनल आर्टरी से बाइफर्केट होकर के क्या हुआ था, रीनल आर्टरी से बाइफर्केट होकर के एक अफेरेंट आर्ट्रियोल आया था एक नेफ्रॉन के पास। एक नेफ्रॉन के पास एक अफेरेंट आर्ट्रियोल आती है, उसके अंदर क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये जो ब्लड है वो क्या होती है, यहाँ पे कैपिलरीज, ये जो आर्ट्रियोल है ना, वो फर्दर ब्रांचिंग करके क्या होती है, एक टफ टफ कैपिलरीज बना लेती है। अगर जिसको ये नहीं समझ आ रहा है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि यार वो पिछले लेक्चर करके आए, ठीक है। जो इससे पिछली वाली लेक्चर थी थर्ड लेक्चर, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगे। स्ट्रक्चरल पार्ट, अगर स्ट्रक्चरल पार्ट जिसको क्लियर नहीं है ना, उसको फिर फंक्शनल पोर्शन क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इसी के अराउंड हम लोग बातें कर रहे होंगे और यही नहीं पता तो फिर आगे कैसे समझ पाओगे। तो ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जाके पीछे का लेक्चर, कम से कम वो थर्ड नंबर लेक्चर ज़रूर देख के आए, ठीक है। चलो, तो अभी हमने देखा था कि उसके अंदर जो है सो एफरेंट आर्ट्रियोल आई थी। एफरेंट आर्ट्रियोल जो है सो टफ टफ कैपिलरीज बना लिया था, और वहीं से मैंने बताया था कि ऐसे करके वो फोल्ड करके, ऐसे यूज़ करके वो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें फिल्टर होनी है वो कहाँ आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर आ जाएगा। तो वही हमको देखना है कि ये कैसे कैसे फिल्ट्रेशन होती है, वो उसकी फिल्ट्रेशन कहाँ हो रही होती हैं, और फिल्ट्रेट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर कर रहे हैं हम लोग, बस उसी के कारण बातें करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से होती है आपको पता है, क्योंकि आपको पता है पानी से हम नहीं छान रहे हैं यूरिन, पानी से नहीं बना रहे हैं हम। कहाँ से यूरिन बना रहे हैं, ब्लड से बना रहे हैं। हमने ब्लड लाया, ब्लड को फिल्टर किया, ब्लड के अंदर से यूरिया को हमें बाहर फेंकनी है ना।
तो हम लोग वहाँ बात कर रहे हैं। तो किसी के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि पानी पिया और पानी निकल रहा है, ये नहीं है, ठीक है। ब्लड से हम फिल्टर कर रहे हैं, यूरिन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें एकदम ध्यान रहे। देखो, तो उसके अंदर 3 स्टेप्स होता है यूरिन फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। पहला होता है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। दिख रहा है आपको? ये तीनों चीज़ें होती हैं। पहले फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। मैंने बताया था ना कि रीअब्जॉर्प्शंस क्यों होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आ तो गई है लेकिन हमको वो एक्सक्रीट नहीं करना है, बॉडी के अंदर रिटेन रहना है। तो उसको क्या करेगा, वो रीअब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और ट्यूबुलर सिक्रेशन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कंसंट्रेशन के लिए और ज़्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ सिक्रेशंस की भी ज़रूरत होती है। तो पहले फिल्ट्रेशन कैसे होगा उस पर बात करते हैं। तो आइए देखते हैं फिल्ट्रेशन। सो टॉपिक है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो देखो, इसमें तो एज आपको पता है कि चीज़ें थोड़ी हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखी हुई हैं, तो आपको, मेरे को लगता है कि ज़्यादा सहूलियत होगा, है ना। बाकी एनसीईआरटी की लाइन्स आपको ध्यान रखनी पड़नी है, ठीक है। तो वही मैं पढ़ा दूंगा। ग्लोमेरुलस के थ्रू ब्लड फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं, या यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। ग्लोमेरुलस था आपका, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस से ब्लड जो है सो कहाँ जाती है, बोमेंस कैप्सूल में आती है, यहीं ऐसे छान के, एक्सक्यूज करके, ठीक है। और इसके अंदर जो आपका फिल्ट्रेट आया, ठीक है, जो भी चीज़ें आ गई उसको अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ये अल्ट्रा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यही चीज़ है, ग्लोमेरुलस के थ्रू ब्लड फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। दिस इज प्रोसेस, ओके। एंड यूरिन फॉर्मेशन का ये पहला स्टेप है, ठीक है। तीसरा बात क्या है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस से कैसे फिल्ट्रेशन हो जाएगा, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलर प्रेशर, किसी भी चीज़ को अगर आपको कहीं से एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, और ख़ास करके ऐसे जगह पे जहाँ पे फ़िल्ट्रेशन कर रहे हो आप, ठीक है। और तो उसमें क्या होता है ना कि 2 फैक्टर्स तो हमेशा से रहे, एक तो उसकी मेम्ब्रेन डिसाइडिंग फैक्टर बनती है, दूसरी क्या होती है, उसकी प्रेशर्स होती हैं, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर प्रेशर, ग्लोमेरुलर के अंदर प्रेशर बनेगा, इसको आप एक्सक्यूज़ करोगे तभी तो उसकी चीज़ें की उसके अंदर की चीज़ें इसमें ड्रॉप होगी, है ना। तो ये प्रेशर तो यहाँ बनना ही था, ऊपर से इन दोनों के बीच में ऐसी क्या स्ट्रक्चर है जो इससे जो है सो चीज़ें इसके अंदर पोर हो जा रही हैं। तो मैंने वो जब वो पढ़ा था, ग्लोमेरुलस पढ़ा था, तो उसके स्ट्रक्चर्स भी देखे थे, है ना, कि उसके अंदर पोडोसाइट्स होते थे, है ना। 3 मेम्ब्रेन की लेयर होती थी जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनता था, है ना। तो अभी वहाँ बस थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया गया था, अभी हम लोग ढंग से देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो पहला क्या हो जाएगा आपका ग्लोमेरुलर प्रेशर, ठीक है। आपको विजुअलाइज हो रहा है ना कहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ? मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चा साथ साथ सिंक कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ भी चीज़ें से बाउंसर तो नहीं जा रही सर के ऊपर से, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी, ये आपको याद है, ये वाली चीज़ें मैंने बताया था। ये क्या था, देखो, वुमेन्स कैप्सूल के इनर वॉल पर स्क्वामस एपिथेलियम का लेयर होता है जिसके सेल को पोडोसाइट कहते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार अरेंज होते हैं, इनके बीच में फाइन स्लिट होता है। ये सारे जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट थे किस लिए थे, यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं वहाँ से ब्लड कहाँ आ जाए, वहाँ से ब्लड जो है सो फिल्टर होकर के इस वुमेन्स कैप्सूल में आ जाए, वुमेन्स कैप्सूल के इस लूमेन वाले पोर्शन में आ जाए। इसी के लिए ना इस इतने सारे स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे वहाँ। तो अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक बार फिल्ट्रेशन हो जाएगा ना, इसी को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहेंगे, और यही हम लोग पढ़ रहे हैं यार, ठीक है। चलो, तो ग्लोमेरुलर प्रेशर हो जाएगा ड्यू टू लार्ज डायमीटर ऑफ एफरेंट एंड स्मॉल डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्टरियल्स, ठीक है। देखो, डायमीटर इसलिए मैटर करता है क्योंकि एफरेंट आर्टरियल से ब्लड आपका आ रहा है, ठीक है। ब्लड आपका क्या हो रहा है कि वो आप लेके आ रहे हो, और उसके अंदर फिर आपको क्या करने हैं, पोर करने हैं, है ना। वुमेन्स कैप्सूल के अंदर पोर करने हैं, तो इसकी डायमीटर थोड़ी बड़ी होती है एफरेंट आर्टरियल की। और उसके बाद जो है सो जो अमाउंट्स उसके बच गए, मान लो कि जो ब्लड है, ब्लड को फिल्टर कर रहा है, ठीक है। तो उस फिल्ट्रेशन स्लिट के अंदर वो बहुत ही सेलेक्टिव होता है कि किस चीज़ को कितना फिल्टर करना है, नहीं करना है ना। साइज सेलेक्टिव होता है वो, और चार्ज सेलेक्टिव होता है, दो तीन पॉइंट पे उसकी सिलेक्शन होती है कि कौन सा चीज़ें अंदर आएगा, कौन सा चीज़ें नहीं आ पाएगी। तो जो आ गई वो तो फिल्ट्रेट हो गई, और जो नहीं आई उसको लेकर के कौन जाएगा, इफेरेंट आर्टरी वापस चला जाएगा,
है ना, जो ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स रह गए, जैसे कि देखो आप, जो मेजरली फिल्टर हो जाता है ना, वो क्या है, वो आपका प्लाज्मा पोर्शन है, एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, प्लाज्मा क्या, आपने ब्लड की कंपोजिशन आपको याद है कि नहीं याद है? ठीक है, ब्लड के अंदर होती थी प्लाज्मा एंड होती थी फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% वाटर थी, और बाकी जो 6-8% थे वो क्या थे, प्रोटीन्स थे। तो मैं कह रहा हूँ ना तो फॉर्म्ड एलिमेंट आ रहा है और ना तो प्लाज्मा का वो प्रोटीन आ रहा है। आ क्या रहा है, आ क्या रहा है, बस वो जो 90 से 92% वाटर्स थे, और उसके अंदर कुछ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह थे। जब वो एनसीईआरटी की लाइन्स आप देखना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ कुछ अमीनो एसिड्स थे, कुछ ग्लूकोज थे, है ना, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स थे, ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो उस 90 से 92% के, सॉरी, वो 2% के अंदर आता था। 90 to 92% क्या था, वाटर था। 6 to 8% था आपका प्लाज्मा प्रोटीन, और 1 से 2% में आपका ये सब आ जाता था, क्या, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब सारी चीज़ें थी। यूरिया भी थी, है ना, तो इसी में यूरिया भी आ जाएगा। तो मेजरली हमको यूरिया ही चाहिए आगे के लिए। ठीक है, यूरिया को ही हमको बाहर फेंकनी है। तो सारा प्रोसेस क्या है कि ग्लोमेरुलर प्रेशर तो एक है ही, और दूसरा चीज़ क्या है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अभी हम बता रहे थे कि वो जो चीज़ें हैं ना, कि हाँ, कैसे सेलेक्ट करता है कि किस पार्ट को अंदर लेना है, किस पार्ट को वापस से ब्लड में छोड़ देना है। तो उसकी जो मेम्ब्रेन होगी वही तो डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा, वही तो डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा। जैसे चाय की पत्ती, चाय छानते हैं हम लोग, है ना, तो इस मेम्ब्रेन को आप जितनी फाइन रखोगे, है ना, इस मेम्ब्रेन को आप जितनी फाइन रखोगे उतनी चीज़ें ही तो अंदर जाएगी। समझ रहे हो बात आप, है ना। तो अब कोई, मान लो ये ऐसी हमने छन्नी बना ली, ठीक है, और कोई हम बहुत बड़ी पार्टिकल्स को अगर जाने, कोई बड़ी पार्टिकल्स को यहाँ रख देंगे, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स रख देंगे, तो ये जा पाएगी क्या, नहीं ना, नहीं जा पाएगी। और जो बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ें हैं वो इसके अंदर चली जाएंगी। तो बेसिकली यही चाय छानने की प्रोसेस तो चल रही है यहाँ पे, और क्या हो रहा है, इससे अलग कुछ और है नहीं। बस यहाँ है कि बॉडी की चीज़ें हैं तो कुछ कुछ इसके दो फैक्टर्स होते हैं, हालांकि वो आपको पढ़ने नहीं है ना। जब वो मेम्ब्रेन उसकी सेलेक्ट करती है ना, तो वहाँ दो फैक्टर पे काम किया जाता है। एक तो चार्ज फैक्टर होता है कि किस चीज़ को अंदर जाने देना है, किसको नहीं जाने देना। दूसरी चीज़ें क्या होती हैं, साइज साइज एक फैक्टर होता है। ठीक है, तो साइज सेलेक्टिव एंड चार्ज सेलेक्टिव ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें। बट अभी आपको क्या देखनी है कि दो फैक्टर कौन से हैं, ग्लोमेरुलस प्रेशर, प्रेशर ऑब्वियसली होनी चाहिए किसी भी चीज़ के अंदर। यही है, जस्ट आपने इसको एक्सक्यूज़ किया ना, और ये ड्रॉप हुआ, तो क्या प्रेशर की वजह से ही। अगर आप ऐसे ही रख देते तो नहीं आती ना। तो ये बात होगी। दूसरी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब एक बार मेम्ब्रेन के ना कंपोनेंट समझने हमें कि वो जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बन रहा था वो कैसे बन रहा था। आपको याद है वो हमने जो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 या O2 पढ़ा था। तो उसके अंदर ये देखे थे ऑक्सीजन वाला, जो ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे हम लोग, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर। तो वहाँ भी तो स्ट्रक्चर ये वाला पोर्शन रहता था कि एक तो क्या था, एंडोथीलियम था, फिर बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन थे, और एक और क्या था, जो एपिथेलियम टिश्यू था। ठीक है, तो इन तीनों को मिला करके एक क्या होता था, मेम्ब्रेन बनता था, डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन। हाँ, और डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन से होकर के सारी जो गैसेस थी वो एक्सचेंज हो रही थी वहाँ से। तो ऐसे ही एक डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन बनेगा, और इसी डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, बेसिकली फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहेंगे। तो इसके अंदर देखो तीनों कंपोनेंट थोड़ा ध्यान रखना है आपको, कि एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, और इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, एक बार देखो, मैं डायग्राम के थ्रू दिखा दूँ आपको। जैसे कि ये देखो, ये हो गया, और ये हो गया, मान लेते हैं। है ना, ये चीज़ें थी वहाँ पे। ये क्या, ये है ब्लड कैपिलरीज। जो ग्लोमेरुलस था वो क्या था, ब्लड कैपिलरीज ही तो थी ना, है ना, ब्लड कैपिलरीज थी ये। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये वाला पोर्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम बोलते हैं। ठीक है, एंडोथेलियम। और एंडोथेलियम और बीच में कुछ इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स होंगे, है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये क्या था, इसके अंदर एक सेल्स होती है जिसको पोडोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, पोडोसाइट्स है। तो ये होगी आपकी एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल।
ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। थोड़ा कम दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ये ग्लोमेरुलस वाला पार्ट था जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज थी। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज वाला पार्ट है तो इसको हम क्या कह देते थे, एंडोथेलियम कह देते थे। ठीक है, और ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये हो गया एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ये बेसिकली स्क्वामस एपिथेलियम होता है और इसके सेल्स को क्या कहते हैं, इस सेल्स को कह रहे थे हम पोडोसाइट, और इसी के अंदर जो है सब कुछ स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स होती थी, ऐसे करते स्लिट। ठीक है, ये हो गया आपकी क्या, स्लिट। ठीक है, तो बस थोड़ा सा रफ हो गया बट ध्यान रखेंगे आप, ये समझने के लिए काफ़ी है। तो ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बन गया। अब इसी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू जो है सो चीज़ें पास होंगी। हाँ, तो ये बस आपको ध्यान रखना है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के क्या क्या ऐसे कंपोनेंट हैं, तो ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, जो कि आपका टफ कैपिलरीज देख रहे थे ना, तो ग्लोमेरुलर का ब्लड वेसल्स ही था वो। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये एपिथेलियम सेल्स ऑफ इनर वॉल ऑफ बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल डबल लेयर थे तो इनर वॉल इसमें इन्वॉल्व होती है इस मेम्ब्रेन को बनाने में। कौन सी वॉल, इनर वॉल, ये ध्यान रखें। और इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में क्या लिखा है कि ग्लोमेरुलस के एंडोथेलियम एंड बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस के एंडोथेलियम एंड बोमेंस कैप्सूल। देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ना, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जैसा ही कुछ होता है, जो इसके कुछ इसके कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ये मिल करके आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन बनता है। जस्ट ग्राउंड जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स पर आप याद रखोगे, ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किस किस चीज़ों से बनती है। तो इससे सवाल पूछ लेगा कि ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम होती हैं क्या, है ना, और ये बोमेंस कैप्सूल की एपिथेलियम होती हैं क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, देखो इसके बारे में लिखा क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, बिकॉज ब्लड इतने फाइन तरीके से फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू स्लिट फोर होते हैं कि प्लाज्मा का लगभग कंपोनेंट एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन बोमेंस कैप्सूल के लुमेन में आ जाता है। बस यही चीज़ है, जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं, इतना फाइन इसकी फिल्ट्रेशन है ना भाई, इतनी फाइन इसकी फिल्ट्रेशन है कि आपको जो है बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें ही जाने देगी। और उसमें भी मेजरली क्या जाता है आपका, प्लाज्मा जाना था, लेकिन प्लाज्मा भी प्लाज्मा प्रोटीन उसका रह जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं जा पाएंगे, जो आपको याद है ना ग्लोबुलिन्स एल्बुमिन्स वगैरह थे, वो क्या थे, प्लाज्मा प्रोटीन ही से होते, फिब्रिनोजन थे, वो सब नहीं जा पाएगा। ठीक है, बाकी जो वाटर थे, वाटर जाएंगे, और क्या जाएगा आपका, और जाएगा आपका कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जाएगा, कुछ अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज वगैरह, ये सब जो थे, कुछ सोडियम क्लोरीन, ये सब जो था वो सब जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ डेटा बेसिस पे काम चल रही हैं, डेटा बेस्ड कुछ फैक्ट्स हैं, वो ध्यान रखना है आपको कि 1 मिनट के अंदर किडनी से लगभग 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर होते हैं, जो कि कार्डियक आउटपुट के 1/5 होते हैं या फिर 20% होते हैं। देखो 1 मिनट के अंदर ना वो किडनी जो है सो लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि 1 मिनट के अंदर 1100 से 1200 ml फिल्टर होती हैं, तो फिर हम इतना यूरिन पास करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं ना है। 1100 से 1200 ml, ये समझ रहे हो कितना ज़्यादा हो गया। 1 मिनट के अंदर ये इतना किडनी जो है फिल्टर करती है। अभी पहला स्टेप्स पे है वो, बस उसने फिल्टर किया, बाकी आपको पता है मैक्सिमम वाटर का तो रीअब्जॉर्प्शन हो जाना है ना यार, बहुत सारी चीज़ें तो वापस जाएगी ना फिर से। तो अभी मत घबरा जाना कि यार इतना ज़्यादा वो फिल्टर कर रहा था, इतना ज़्यादा यूरिन बन, नहीं, ऐसी मुझे भी पहली बार में वो मिसकॉन्सेप्शन बनी थी, बट ऐसा नहीं होता। वो फिल्टर करेगी, ब्लड को ही तो फिल्टर कर रही है। ब्लड आपके अंदर कितना फ्लो हो रहा है, एक बार जो ब्लड पंप करती है आपकी एक वेंट्रिकल, उसको क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। वो लगभग 5000 ml था कि नहीं था, तो 5 लीटर ब्लड तो मान लो एक बार में ब्लड पंप हो रही है ना, फिर जा रही है, तो मोटा मोटी इतनी ब्लड है, तो उसमें से भी कितना 1100 से 1200 ml जो है ब्लड फिल्टर हो जाती है किडनी में। हर जगह गए होंगे ना, बट किडनी में जो गई तो पूरे ब्लड की 1100 से 1200 ml जो है सो वहाँ वो फिल्टर हो गई। अब फिल्टर हो गई, अभी बस इसमें आया है, अभी बस इसके अंदर आया है, कहाँ आया है, फिल्टर होकर के यहाँ आया है। मैंने अभी पूरा यूरिन नहीं बना दिया इसका, अभी ये बस यहाँ आया है, तो बस अभी इतने पे ही स्थिर रहो आप लोग। ठीक है, बस ये जानकारी है कि ये कितना हो गया, 1/5 हो गया कार्डियक आउटपुट का। कार्डियक आउटपुट कितना हुआ करता था, तो कार्डियक आउटपुट 5000 हुआ करता था। पेन बदल लेता हूँ। ठीक है, ये 5000 हुआ करती थी
बट अब कितनी हो गई, हाँ, उसका जो है सो 1100 से 1200 ml जो है 1 मिनट के अंदर, याद रखें 1 मिनट के अंदर 1100 से 1200 ml जो है सो वो फिल्टर कर लेती है। ठीक है, उसमें से 1100 से 1200 ml वो ब्लड को इसमें ले आती है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, फिर से उसको तो वापस करेगा ना, वो सब चीज़ देखनी है हमें। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट आपको याद रखना है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये ध्यान रखना है आपको, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर सब सारे प्लाज्मा के प्रोटीन्स आते हैं, प्लाज्मा के पार्ट्स आते हैं, एक्सेप्ट क्या, प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो आपको ऑप्शन में दे देगा कि फिल्ट्रेट के अंदर WBC होती हैं क्या, फिल्ट्रेट के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं क्या, फिल्ट्रेट्स के अंदर RBC होती हैं क्या, फिल्ट्रेट्स के अंदर ग्लूकोज होती हैं क्या। तो आप क्या लगाओगे, फिल्ट्रेट्स के अंदर ग्लूकोज होती हैं, ये सब तो नहीं होती ना। RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स, ये सब क्या फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। तो मैंने तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का नाम ही नहीं लिया, तो वो कहाँ से आ जाएंगे। आने थे बस प्लाज्मा को, भाई साहब प्लाज्मा को आने थे, बट प्लाज्मा के अंदर से प्लाज्मा प्रोटीन तो कभी आया ही नहीं। तो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं आएंगे, बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो दिस वाज जस्ट द फैक्ट। ओके, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अब और क्या लिखा है, अब है GFR। तो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट अमाउंट बोमेंस कैप्सूल के लुमेन में आते हैं उसी को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। एक सेकेंड, अच्छा इतना ब्लड को वो फिल्टर कर रहा था, एक सेकेंड यार, थोड़ी सी ना मैं भी करेक्ट एक्शन, ये जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे आ जाएगी 1100 से 1200, ये बात गलत है, सॉरी, ये बात गलत है। बात ये है कि यहाँ जो ब्लड थी ना, तो इसके अंदर जो ब्लड है जिसको आप फिल्टर करके ये कर रहे हो, तो बाकी आप वापस इफरेंट आर्टिकल को वापस दे भी तो रहे हो। तो जो ब्लड यहाँ तक आई वो थी 1100 से 1200 में, जिसका हम फिल्टर कर रहे थे। और ऐसा एक नेफ्रॉन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कितना नेफ्रॉन है ये देखो ना। एक किडनी के अंदर NCERT लिखती है 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं, तो किडनी है तो 2 मिलियन से ज़्यादा, तो एक के पास कितना हो जाएगा ये, है ना। तो एक से मतलब नहीं है। अब यहाँ यहाँ 1100 से 1200 नहीं हो जाएगा, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, डेटा है थोड़ा, इसको समझो पहले कि पूरी किडनी की बात हो रही है। पूरी किडनी 1 मिनट के अंदर 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड को पकड़ती है कि चलो तुम्हारा फिल्ट्रेशन करते हैं। बस ये फैक्ट है, मैंने जो कह दिया उस लाइन को पकड़ो। अगेन, 1 मिनट के अंदर किडनी जो है, दोनों किडनी मिला के मैं कह रहा हूँ कि 1 मिनट के अंदर किडनी जो है वो क्या करती है, 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड को पकड़ती है कि चलो तुम्हारा फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो वो जो चाय है ना, चाय है आपका 1100 से 1200 ml। ठीक है, अब चाय जो वो सस्पेन में था, जो पैन में आपका चाय था ना, वो था 1100 से 1200 ml। अब चाय वो गिलास में कितना आया वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखनी है। और ये किसी एक नेफ्रॉन की बात नहीं हो रही, ऑप्शन बना देगा वो कि 1100 से 1200 ml ब्लड जो है 1 मिनट के अंदर एक नेफ्रॉन से फिल्टर किया जाता है ना। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और नो। ठीक है, एक जगह लिखा रहेगा कि 1 नेफ्रॉन फिल्टर्स अप्रॉक्सीमेटली 11 to 1200 ml ऑफ ब्लड इन 1 मिनट। दूसरा ऑप्शन रहेगा कि वन किडनी, one kidney is filtering 11 to 1200 ml of blood in 1 minute। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। यहाँ एक तो पहली बात, एक किडनी होगी नहीं, दोनों किडनी मिला के। दूसरी बात ये जो नेफ्रॉन वाला पोर्शन है वो एक नेफ्रॉन थोड़ी कर रहा था, इसके अंदर थोड़ी आ जाएगा 1100 से 1200 ml, ये भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ पूरा कलेक्टिव जो एक इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, उसको याद रखना है। पूरा किडनी के एक्सपेक्ट में किडनी के एस्पेक्ट में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है कि 1100 से 1200 ml जो है सो, हाँ, और इससे रिलेटेड पूछ लेगा कार्डियक आउटपुट का कितना % है ये। तो वैसे देखा जाए तो ये 1100 कितना लगभग इस ये कितना 1/5 है ना, 1000 मान लो ना तुम, 1000 मान लो। और ये 5000 नहीं होती, ये कुछ 5100-5200 होती है ना ऐसा। ठीक है, तो उसका ये लगभग जो है सो 1100 से, या मतलब 1000 मान लोगे तो 1/5 नहीं हो जाएगा। और 1/5 कितनी होती है, 20% होती है। तो ये बातें हो गई। ठीक है, चलो अब GFR देखो क्या होती है। एक इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है,
तो ये क्या है कि 1 मिनट के अंदर जो फिल्ट्रेट बन के आई ना, जो फिल्ट्रेट बन के आई, अब जो चाय छन के आई ग्लास में 1 मिनट के अंदर, वो कितनी है? तो वो होती है 125 ml। कितनी होती है भाई? 125 ml। 125 ml पर मिनट। वहाँ कितनी थी बताओ? वहाँ कितनी थी? 1100 से 1200 ml ब्लड को हमने पकड़ा था कि चलो तुम्हारा फिल्ट्रेशन करते हैं, पूरा किड्नी मिला के मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और ये GFR और ये जो फिल्टर करके इसके पास जो जमा हुआ वो कितना था? 125 ml पर मिनट। 1 मिनट के अंदर कितना? 125 ml भाई साहब। अब आप इसको पूरे दिन का लगा लोगे तो ये 180 लीटर हो जाएगा, ठीक है। आप कर लेना है ये। एक दिन में कितना मिनट होता है पहले तो उसको निकालोगे, ठीक है, और फिर उससे उसको मल्टीप्लाई करते हो 125 को, तो ये हो जाएगा 180 इंटू 10⁻³ ml, है ना। तो ये 180 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपकी GFR। तो ध्यान रखनी है कि हाँ, इसको डेफिनेशन वाइज कैसे ध्यान रखोगे कि फिल्ट्रेश एक मिनट, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट विच इज फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस, क्या लिखा है इसके, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म, ये थोड़ी सी इंग्लिश हिंदी मिक्स है ना, मैं दिखा दूंगा NCERT में क्या लिखी होती है ना। मतलब अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट इज नोन एज जस्ट GFR, ठीक है। फिल्ट्रेट आप ध्यान रखो, जो चाय है वो फिल्ट्रेट है, जो छन के आई, सॉरी, जो गिलास के अंदर छन के आई वो क्या है? फिल्ट्रेट है। और जो पैन में थी वो क्या? आपकी ब्लड है। तो वो 1100 से 1200 ml, ठीक है। तो ये दोनों डेटा, ये सारे डेटा पूछते हैं भाई NCERT में, मैं दिखा दूंगा आज ही दिखा दूंगा। अभी ये टॉपिक खत्म होता है अपन वहीं चलते हैं, NCERT पे चलते हैं, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। कितना? 125 ml से पर 125 ml पर मिनट, ठीक है। अगर इसको एक दिन की बात करोगे तो 180 लीटर पर डे। अब आप सोचो, यहाँ भी जाकर के आप सोचोगे 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बन रहा है भाई। इतना हम लोग यूरिनल में दे आते हैं क्या? है नहीं। अभी ये अमाउंट कहाँ है? अभी ये अमाउंट इसमें प्रेजेंट है, बस। कहाँ प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है, 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 इसमें प्रेजेंट है ये अमाउंट अभी। और यहाँ से हमने कितना उठाया था? यहाँ से उठाया था हमने 1100 से 1200 ml पर मिनट, और यहाँ पे कितना आ गया है? 125 ml पर मिनट। तो सोचो कितना का डिफरेंस हो गया। मैथ से भी पूछ सकता है, हाउ मच फ्रैक्शन इज द फिल्ट्रेट ऑफ विच किडनी फिल्टर द ब्लड इन 1 मिनट। तो ये 1100 से 1200, उसका 125 देख लेना आप कितना हो जाएगा। 125 दूनी 125 के हिसाब से देखा जाए तो 125 दूनी 250, और फिर 4 गुना में 500, और 8 गुना में 1000, तो लगभग ये 1/8 टाइम्स हो जाएगी, ये 1/8 टाइम्स लगभग अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम वाला टर्म याद रह जाएगा ना, ठीक है। इसको बहुत ढंग से देखना। चलो आगे, अब यही चीज़ से आगे ट्रांसपोर्ट करेगी। अब मान लो मैं थोड़ा एक बार और यहाँ पे समझ लो, ये यहाँ पे मान लो 125 ml ब्लड आ गई, और पूरे दिन में 180 लीटर आ गई, पूरे दिन में ये 180 लीटर आ जाएगी। तो इतना हम डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचा दें क्या? बताओ किसको जाना है, किसके बॉडी के अंदर ऐसा हो रहा है बताओ? 180 लीटर पर डे में भाई, नहीं ना, ये चीज़ें। इसलिए यहाँ पे NCERT लिखती है कि बताओ 180 ml 180 लीटर पर डे में आपका फिल्ट्रेट बन रहा है ना, उसमें से 99% वाटर वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। 99% वाटर क्या है आपका? वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो सोचो कितना फास्ट मैकेनिज्म है ये, ठीक है। तभी तो कंसंट्रेट करना कितना ज़रूरी है हमारे यूरिन को। नहीं तो अगर जितना बना डायरेक्ट वहाँ जाके उजल दोगे फिर भाई पूरी बॉडी का तुम सोचो ना क्या हो जाना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, 99% इस फिल्ट्रेट में से वाटर जो है सो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? GFR की मेंटेनेंस एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस के द्वारा होती है, जो कि DCT और एफरेंट आर्टरियोल पर लोकेटेड होती हैं। JGSL सेक्रेटेरियन हार्मोन्स इट मेंटेन्स GFR बाय रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। देखो होता क्या है कि अब GFR कभी कभी कम हो जाती है, हाँ। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो ब्लड के अंदर प्रेशर हो गया, तो अब ये बात बताओ, ब्लड प्रेशर से रिलेट करो इस पॉइंट को। मैं कह रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर कम हो गया ना तो फिल्ट्रेट कम बनेगा,
ब्लड प्रेशर अगर कम हो गया तो फिल्ट्रेट कम बनेगा, मतलब जीएफआर की अमाउंट भी कम हो जाएगी। फिर ये 125 ml पर मिनट ना हो करके कुछ 100 ml या 95 ml या फिर 110 ml ऐसी बनेगी, है कि नहीं। तो जीएफआर कम होगी ना। अब जीएफआर क्यों कम हुई होगी, तो अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक फैक्टर था दैट वाज प्रेशर, ठीक है। ये ग्लोमेरुलर प्रेशर, ग्लोमेरुलर प्रेशर जो बन रहा था वो, ये प्रेशर लगा कौन रहा था, ब्लड से ही तो लग रहा था ना। अभी तो ग्लोमेरुलस के अंदर ही सारा ब्लड है, ठीक है, और वहीं पे पूरा उसका कैपिलरीज के अंदर सारे ब्लड्स उसके एकोमोडेटेड है। तो वहाँ अगर प्रेशर ही कम हो जाए, प्रेशर ही कम हो जाए तो फिर अल्टीमेटली फर्क कहाँ देखने को मिलेगा आपको, जीएफआर के ऊपर ना। तो सोचो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रे प्रेशर जो है, सो एक मेजर आपका फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, मेजर फैक्टर है कि नहीं, जो आप जीएफआर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है। तो यही सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअली एरर नहीं होना आपको कहीं भी, ठीक है। आपको कुछ भी पूछ सकता है कि glomerular pressure is the factor which is mostly responsible for the lowering of GFR. Can be, it can be the factor, ठीक है। सो आपको बहुत ही प्रिसाइजली एक एक चीज़ें कॉन्सेप्ट ध्यान रखनी है। इस पोर्शन में है यार बहुत चीज़ समझने वाली है, और आगे तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये सब, ठीक है। तो बहुत ही एकदम ध्यान से एक एक बात को सुनो, सब कुछ तो लिखा है बट अब सुनो और एकदम सारी चीज़ें रिलेट करते रहो, टिके रहो कि हाँ भाई बात कहाँ की चल रही है, ठीक है। तो ये बात होंगी। हाँ अब देखो कि अभी बात कहाँ हो रही थी कि देखो जीएफआर जो है ना, अब इसकी रेगुलेशन भी होती है। ऑब्वियसली कोई भी फिजियोलॉजी देख रहे हो तो ब्रेन से तो रेगुलेशन होगी ना, ब्रेन से रेगुलेशन होगी, और भी बहुत सारे जगह पे उसके चेक पॉइंट्स लगे होते हैं, वहाँ से रेगुलेशन होगी कि हाँ भाई कहाँ क्या कमी रह गई, जीएफआर कम क्यों बन रहा है ना। एक जो ऑर्गेनाइजर होता है उसको पूरा ख्याल रखना पड़ता है ना। तो वही बात है कि जीएफआर मान लो ये कम हो जाती है, ठीक है। तो ये जो कम हो जाती है तो एक अपैरेटस होती है, मतलब इसी के ही नेफ्रॉन्स में ही दो पार्ट्स को मिला करके एक जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस apparatus बनता है, जो क्या करती है, रेनिन एक हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। और वहाँ जो है अगर जीएफआर कम हो गई तो रेनिन रिलीज करेगा। रेनिन क्या करती है, फिर से ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है रेनिन। और ये रेनिन है RENNIN। एक और रेनिन आपने हो सकता है पढ़ा होगा, अब तो खैर डाइजेशन चैप्टर हमें पढ़ना नहीं होता। डाइजेशन चैप्टर के अंदर एक रेनिन होती है प्रोटीन, जो कि मिल्क प्रोटीन होती है, ठीक है। तो वहाँ भी एक, तो वहाँ स्पेलिंग हो जाती है रेनिन RENIN, यहाँ पे है RENNIN, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन ना हो। ऑप्शन में लिख देगा JGA सेल सीक्रेट व्हाट विच हार्मोन्स, ऑप्शन में ये रेनिन भी, ये रेनिन भी, फिर क्या करोगे, तो ये रेनिन लगाने डबल एन से, ठीक है, डबल एन वाला JGA सेल सीक्रेट रेनिन। अब JGA सेल्स मैंने बताया ना कि JGA एक अपैरेटस होती है, अपन आगे पढ़ लेंगे जब स्ट्रक्चर देखेंगे, तो अभी देख लो आप, दिक्कत नहीं इसमें। ये DCT हो गए, है ना, और ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। तो एक सेकेंड, नहीं DCT और एफरेंट आर्टरियल, DCT और एफरेंट आर्टरियल मिल करके बनाती है भाई, है ना। DCT और एफरेंट आर्टरियल पर लोकेटेड होता है। DCT और एफरेंट आर्टरियल, जब ये एफरेंट आर्टरियल उधर से, अब देखो ये इतना दूर दूर रहता नहीं, पहली बात तो ये समझ लो आप, है ना। इस और इसमें जो है ना, इसमें और इसमें बहुत ही माइक्रो मीटर की डिफरेंस होती है। सब कुछ इतना अंदर ऐसे पैक्ड होती है ना, इतना तगड़ा तरीके से पैक्ड होता है कि इसके और इसके बीच में डिस्टेंस नहीं होती। आप पूछोगे DCT और एफरेंट आर्टरियल कहाँ मिलेंगे, तो कहीं दिख ही नहीं रहे, बट मिलते हैं। और वहीं पे एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड JGA सेल्स, ठीक है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस apparatus उसको बोलते हैं। DCT के कुछ पार्ट्स और कुछ एफरेंट आर्टरियल उसके पार्ट, ये दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं दैट इज कॉल्ड JGA सेल्स, ठीक है, JGA सेल्स। तो JGA सेल्स के अंदर जो है सेक्रीशंस होंगे रेनिन के। अगर जीएफआर कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं से अगर जीएफआर कम हो गई, उसको पता चला, ठीक है, फिर वो क्या करेगी, एक सेक्रेशन करेगी, रेनिन निकालेगी, और रेनिन जो है सो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगी। फिर से जीएफआर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा बढ़िया तरीके से, फिर इसके अंदर फिल्ट्रेशन भी बढ़िया तरीके से होने लग जाएगा। और ये अमाउंट अगर फिर से 125 हो गई तो फिर जीएफआर रिस्टोर हो गया आपका। तो जीएफआर को गिरने नहीं देना है, ये बॉडी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
फंक्शन होती हैं। और इसको रेगुलेट करने के लिए और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं, अपन आगे पढ़ेंगे। ईएनएफ होता है, एल्डोस्टेरोन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो रेगुलेशन वाला पोर्शन में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बट इस पॉइंट पे वो चीज़ें लिखी थी मैंने बता दिया आपको, ठीक है भाई। ग्लोमेरुल, हाँ कहाँ गए। जीएफआर का मेंटेनेंस कौन करता है? जेजीए सेल्स, जेजी अपरेटस के द्वारा होता है, जो डीसीटी और एफेरेंट पर लोकेटेड होते हैं। जेजीए सेल सेक्रेटेरियन एंड इट मेंटेन्स जीएफआर पर रेगुलेटिंग बीपी। ये सब काम कब करेगा? जब जीएफआर डाउन होगा, जब ये 125 ml पर मिनट ना बन करके उससे कुछ कम अमाउंट में अगर बना के देती है, तो मतलब समझ लेंगे कि भाई जितनी उसकी कैपेसिटी थी, जितना उसको करना था वो नहीं कर रहा है ना, तो वहाँ पर वो रेगुलेशन में काम आता है, ठीक। चलो अब देखो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो अभी तक आपने क्या किया? अभी तक आपने कुछ नहीं किया, बस जो है सो ब्लड को छान करके आपने बस बोमेंस कैप्सूल के लूमेन में उड़ेल दिया है। इससे ज़्यादा अभी तक आपने कुछ किया है नहीं भाई, ठीक है। बट आपको पता है कि हमने कितना ज़्यादा वाटर को ले आया है, 125 ml पर मिनट में आप ला रहे हो, है ना। तो इसको आप डायरेक्ट तो पास करोगे नहीं, तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ क्या आ जाती है यहाँ पे, अब रीअब्जॉर्प्शन करना है ट्यूबुलर के अंदर रीअब्जॉर्प्शन। अब ट्यूबुलर वाले पार्ट में क्या क्या आपको तो पता ही है, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लोपोफेन, ये सारी चीज़ें, इस सारी चीज़ों को क्या कहते हैं? ट्यूबुलर पोर्शन बोलते हैं, है ना। रीनल टिब्यूल आपने पढ़ा था ना, एक तो ग्लोमेरुलस पढ़ा था जो कि टफ कैपिलरीज, दूसरा आपने पढ़ा था रीनल टिब्यूल्स। तो उसी टिब्यूल वाले पोर्शन के अंदर क्या होनी है? अब रीअब्जॉर्प्शन होनी है भाई, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। कि भाई बहुत सारी चीज़ें आ गई, उसको तो वापस से ले जाओ, रीअब्जॉर्ब करनी है, ठीक है। तो ये काम हो रहा है यहाँ। As GFR is 180 liter per day, whereas urine discharge is only 1.5 liter per day. Hence 99% filtrate is reabsorbed by the renal tubule. इसमें कुछ नया है क्या? अभी आपने सीख लिया ये चीज़ें, है ना। GFR तो भैया 180 लीटर पर डे तुम बना रहे हो यार, है ना। इतना हम थोड़ी निकाल देंगे, हम तो निकालते हैं बस 1.5 लीटर पूरे दिन के अंदर। तो इसका क्या मतलब कि 99% वाटर को वापस से तुम ले जाओ, 99% फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूब, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब देखो, हाँ, अब ये जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ना, ये जो फिल्ट्रेशन नहीं, रीअब्जॉर्प्शन होगी, यहाँ लिख लो रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में भी दो टाइप्स की होती है रीअब्जॉर्प्शन, कि एक तो एक्टिव होती है, दूसरी पैसिव होती है, ठीक है। तो एक्टिव के अंदर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, इन सब चीज़ों की जो से बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है भाई, एनसीईआरटी की लाइन है। और यूरिया, वाटर, अमोनिया का क्या होता है? पैसिव होता है। एक्टिव मतलब वही एटीपी से रिलेटेड चीज़ें हैं कि जिसमें बॉडी को फंक्शन करना पड़ रहा है, एनर्जी खर्च करने पड़ रहे हैं, तो दैट इज एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और पैसिवली हो जा रहा है, मतलब वो ग्रेडियंट ऑलरेडी बना हुआ है ना। देखो कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट कुछ भी करना होता है ना, तो आपको एक्टिवली आपको वो काम करना पड़ता है। अगर अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कर रहे हो, फिर आप पैसिव कर रहे हो, है ना। अगर जिसको याद होगा, जो पुराने बच्चे होंगे कहीं, कदाचित परहैप्स, बट होंगे नहीं, बहुत ही आप लोग नए बच्चे हैं। पहले हुआ करता था ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो वहाँ हम लोग पढ़ते थे पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। तो वहाँ अगर किसी चीज़ में एटीपी की खर्च ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ क्या होता था कि मतलब एटीपी की रिक्वायरमेंट हो रही है किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में, दैट वाज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड अगर पैसिवली हो जा रही है, पहले से ग्रेडियंट बनी हुई है, मतलब हाई हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाना है, ठीक है। तो जहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है, उधर से अगर लो कॉन्सेंट्रेशन वापस जाना है, तो क्या हो जाएगा? ये पैसिव हो जाएगा। आप खुद सोचो ना, ये सब सारी चीज़ें क्या, देखो ग्लूकोज, अमोनिया से एमिनो एसिड्स, और ये क्या है? एमिनो एसिड्स है, सोडियम वगैरह, ये ऑलरेडी पहले से ग्लूकोज में ज़्यादा थे भाई। थोड़े बहुत कहाँ आ गए थे? थोड़े बहुत कहाँ आ गए थे? थोड़े बहुत आ गए थे कहाँ? इस फिल्ट्रेट के अंदर। तो इसको उसने पहचान लिया, अरे अरे तुम तो यहाँ यहाँ के आदमी ही नहीं हो, तुमको तो वापस चलना पड़ेगा। तो अब इसको जाना कहाँ से? फिल्ट्रेट से जाना है ब्लड के अंदर। अब फिल्ट्रेट में भैया उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो कम है, ज़्यादा से कम की तरफ जाना होता, ज़्यादा से कम की तरफ जाना होता। यहाँ मान लो 5 ml वाटर है, यहाँ 2 ml वाटर है, तो वाटर का फ्लो इधर से इधर होगा ना भाई। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ तो बनी हुई है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो इधर कम थी, तो ये डायरेक्ट ही चला जाएगा, तो उसको एनर्जी की जरूरत नहीं होती, यहाँ पैसिवली चला जाएगा। बट चूंकि ग्लूकोज इसमें कम थी, है ना, ग्लूकोज मान लो इधर है, ये फिल्ट्रेट के अंदर 2 ml ग्लूकोज है और ब्लड के अंदर 5 ml ग्लूकोज है, अब इसको इधर से इधर ट्रैवल करनी,
तो ये तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। ठीक है, तो ये कैसे करेगा, ये एक्टिवली करेगा, यहाँ इसको एटीपी देने पड़ेंगे। ठीक है, एटीपी सॉरी खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स हो, सोडियम्स हो, ग्लूकोज हो, इन सब की रिएब्जॉर्प्शन कैसी होती है, एक्टिव होती है। एंड आपको याद रखने यूरिया, वाटर, अमोनिया, ये सब तो क्या है, ये सब तो फिल्ट्रेट के अंदर ज़्यादा हो गया ना। सोचो ना, वाटर कितना है, 180 ml पर डे आप फिल्टर कर रहे हो, तो वाटर ही तो मैक्सिमम है उसमें। अमोनिया है, अमोनिया को भी फेंकना था, यूरिया को भी फेंकना था, तो सब कुछ तो आप ले आए फिल्ट्रेट के अंदर। लेकिन जहाँ जहाँ इसकी रिएब्जॉर्प्शन करानी है, जहाँ जहाँ रिएब्जॉर्प्शन करानी है, तो जिसमें करानी है उसमें तो कम थी, तो जहाँ से करानी है वहाँ ज़्यादा है। जहाँ से करानी है, जिसमें करानी है, तो जिधर से अगर करा रहे हो आप उधर ज़्यादा अमाउंट है, तो फिर वो पैसिवली चला जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो 5 ml है, यहाँ पे यूरिया है, यहाँ पे ये सारे हैं वाटर है, और यहाँ पे अमोनिया है कुछ। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये ज़्यादातर किधर है, इस तरफ है, और इसको इस तरफ भेजना है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से तो की तरफ तो पैसिवली चला जाएगा। तो दैट्स वाई इट इज़ passive reabsorption of urea, water and ammonia is seen into the renal tubules। ठीक है, तो ये absorption के तीनों दोनों पॉइंट है। इसके लिए तो लिखा हुआ सेलेक्टिव वाटर reabsorptions होती है। ठीक है, मैं एनसीईआरटी दिखाऊंगा, सेलेक्टिव वाटर reabsorptions बाय विच इज पैसिवली। ठीक है, तो ये चीज़ है। मैं इस कचरे को मिटा दूँ यहाँ से, ये दोनों याद रखना ना, एक लाइन में एनसीईआरटी लिख देती है, बट वही चीज़ है ना, जस्ट एनसीईआरटी पढ़ोगे, पहली बार आप पढ़ रहे हो तो कुछ समझ आना है नहीं, तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से जो भी आपको एक्सप्लेन करके दे उसके लेक्चर कर सकते हो। एंड आई थिंक वन ऑफ देम। अब देखो, ये रीअब्जॉर्प्शन हो गया, अब होती है ट्यूबुलर सेक्रेशन। अभी अपन देखेंगे क्या क्या रीअब्जॉर्ब होना है, कहाँ कहाँ होना है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड लेटर। ठीक है, बस अभी हम लोग नाम जान रहे। पहले हमने क्या देखा कि रीअब्जॉर्प्शन क्यों हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन के अंदर जो मेन रीजन था, पूछे कि रीअब्जॉर्प्शन होने के पीछे क्या वजह थी, इसमें असेसन रीजन बनाने का। ठीक है, क्योंकि 180 लीटर जो है पर डे में आप फिल्ट्रेट बना रहे हो, और that's why that's why the reabsorption occurs, because we only excrete 1.5 liter of the urine per day। ठीक है, तो ऑफ कोर्स दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन जीएफआर। आप एक सेकंड में थोड़ा सा उल्टा बोल गया, आपको असर्सन में ये दे देगा कि 1.5 लीटर यूरिन हम बनाते हैं, और इसके लिए हम 99% वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। असर्सन रीज़न ये रहा कि हमने जीएफआर 180 लीटर पर डे बना दिया था। ये मैं सही बोल रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज कर गया। ठीक है, इस पॉइंट से मतलब असर्सन रीजन बन सकते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई रीअब्जॉर्प्शंस अकर, है ना, दिस इज द रीजन व्हाई रीअब्जॉर्प्शंस अकर। रीअब्जॉर्प्शन होना इज रीजन, रिजल्ट इज दिस की 1.5 लीटर को यूरिन पास करना था और 180 लीटर हमने बना दिया था। तो इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए रीअब्जॉर्प्शन इज अ बेस्ट रीजन। ओके, सो पता नहीं, जैसे फ्रेम करेगा देख लेना, क्वेश्चंस होंगे ऑब्वियसली, है ना। अगर मैं मिस मतलब मैंने गलत बोल दिया होगा तो आई एम सॉरी। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शंस की बेसिक जो आपको रीजन क्लियर हो गई होंगी। दूसरी चीज़ है ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो कुछ कुछ चीज़ों की जो है ना, ड्यूरिंग द excretion, during the formation of the urine, we have to secrete some amount of sodium, sorry, potassium, ammonia और प्रोटॉन्स इनटू द फिल्ट्रेट। तो कुछ कुछ चीज़ें हमें देनी भी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें तो हमने ऑब्जॉर्व कर ली, भाई फिल्ट्रेट के अंदर चला गया था, बाद में पता चला कि नहीं इसको तो रखना नहीं है, वापस करो, तो वो तो हमने ले लिया रीअब्जॉर्प्शन। कुछ कुछ चीज़ें देनी भी तो पड़ती हैं, तो दिस इज व्हाई ट्यूबुलर सेक्रेशंस आल्सो अकर्स एट दैट प्लेस। ठीक है, H प्लस पोटेशियम एंड अमोनिया, मेजरली H प्लस और पोटेशियम की होती है सिक्रीशंस। अमोनिया भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। ठीक है, इन सब का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन मतलब आप पोर कर रहे हो, डाल रहे हो, ऑब्जर्व मतलब खींच रहे हो, वापस ले रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये ब्लड वेसल्स का क्या करोगे आप, कुछ ना कुछ इसमें डालोगे। पहले क्या करते थे एब्जॉर्प्शन में, टिब्यूल से इस तरफ ले रहे थे तो रीअब्जॉर्ब कर रहे थे। अब इधर से ब्लड वेसल से कुछ इस तरफ दे रहे हो तो क्या कर रहा, सिक्रीट कर, सिंपली एज द मीनिंग सजेस्ट वही चीजें हो रही होंगी। ठीक है भाई,
अब आ जाओ फंक्शन ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स। एक बार ये डायग्राम देखते हैं, ठीक है, फिर ये पेज रह जाएगा। और ये 1 घंटे की लेक्चर हो भी गई है, डायग्राम छोड़ देते हैं यार, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं डायग्राम, और फिर एनसीईआरटी भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन हो जाएगा, फिर एनसीईआरटी कर लेंगे। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में इतना पे हो जाएगा, फिर उसके बाद अपन कॉन्टैक्ट करंट मैकेनिज्म देखेंगे, जो नेक्स्ट पोर्सन है इसका, ठीक है। देख लो, स्लाइड तो सारी तैयार है, बट इतनी लंबी लेक्चर नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो इसको आज हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ इसको, और उसके बाद अपन सारी चीज़ें देखेंगे। रीअब्जॉर्प्शन किस चीज़ की हो रही है ना, ये सब याद रखने वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें मैं अगले लेक्चर में आपको याद कराऊंगा, सब याद रखने वाली है। किससे रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ हो रही है, किस किस कहाँ से हो रही हैं, और किस किस चीज़ की हो रही हैं। और तीसरी बात कि किसकी रीअब्जॉर्प्शन से कहाँ से हो रही हैं, ये भी पूछ लेगा डायरेक्ट। कंफ्यूज मत होना, मैं कह रहा हूँ कि रीअब्जॉर्प्शन किस किस पोर्शन में होते हैं। तो मेजरली देखो, रीअब्जॉर्प्शन जो है सो पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ इनलेट कलेक्टिंग रेट हर जगह से होती है, तो नो वन इज एक्सेप्शन से, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन तो हो ही रही है हर जगह से, बट ये पूछ लेगा कि NaCl की रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ से हो रही है, ये पूछ लेगा SiO3 की रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रही है। तो ऐसे करके भी पूछते हैं कि किसकी सिक्रीशंस या किसकी रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रही है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और फिर यहाँ पे हम लोग डायग्राम से, एनसीईआरटी की डायग्राम है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की डायग्राम, इसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है, ठीक है। और ये बातें अपन कर चुके हैं, तो ठीक है यार, आज इसको यहीं रखते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशंस को लाइक करें, बहुत ही मेहनत लगती है यार, है ना, अपने काम के अलॉन्ग भी मैं बाकी इसको पढ़ा भी रहा हूँ। तो आई होप आप बहुत शेयर करेंगे बच्चों के साथ, ठीक है, और इसको चैनल को थोड़ा सा ग्रो कराने में मेरी हेल्प करोगे आप, ओके। बाकी आप पढ़ाई करते रहो बहुत ही सीरियसली, तीनों सब्जेक्ट को बहुत ही पैरेलली हैंडल करो। देखो एक चीज़ और मैं बता दूँ, किसी को भी अगर ऐसे डाउट होना, एक तो कंटेंट वाइज ऑब्वियसली होती रहती है, ये नहीं समझ आया वो नहीं समझ आया। दूसरी चीज़ें कि आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है, कहाँ पे हो आप, है ना, किस जगह पे कौन से कोचिंग में हो, और वहाँ की टेस्ट सीरीज़ कैसी चल रही है, वहाँ की फैकल्टीज़ कैसी हैं, वहाँ की अकोमोडेशंस कैसी हैं। तो मुझे ना हर एक चीज़ की बहुत ही अच्छी नॉलेज है, मैंने बहुत समय बिताया है नीट के प्रिपरेशन में। तो अगर आपको कुछ पर्सनली हेल्प चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना। एक मेंटोरशिप होती है ना यार, वो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने किए हुए हैं, अभी 2026 में बच्चे नीट दे रहे हैं हमारे कई सारे, और उनको मैंने लगातार वॉच किया है 1 साल तक, ठीक है। उससे मैंने कुछ कुछ काम कराया है, मैं करता कुछ नहीं हूँ, बट उस वो एक गाइडेंस होती है ना, रोज़ बात कर रहे हो आप, रोज़ उसके कुछ हिसाब किताब ले रहे हो, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अगर आपको लगे कि कोई आपको वॉच करने वाला चाहिए, कोई आपको 24/7 जो है सो एक लाइफ लाइन प्रोवाइड करे, ठीक है, तो आप उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम भी उसमें लिंक डाल दूंगा, बाकी आप कमेंट में एक बार मुझे अप्रोच करोगे तो मैं वापस से आपको रिप्लाई कर दूंगा, देख लूँगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी अच्छी हो रही हैं हमारे यहाँ, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल फ्री हो, आप बात कर सकते हैं। और सब कुछ कोई चार्ज नहीं है, बट थोड़ा सा ये है कि आपको पर्सनली मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो जितनी हेल्प चाहिए आपको नीट के प्रिपरेशन में मैं कर सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कोई टीचर के तौर पे है, कोई फैकल्टी मतलब कोई फैकल्टी के तौर पे है, कोई स्टूडेंट्स के तौर पे है, कोई मैनेजमेंट के तौर पे है ना। तो बहुत सारी चीज़ों में इस पर बहुत लेवल ऑफ इसकी जो है ना वो बनी हुई हैं कि आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। एक पूरी इंडस्ट्री है नीट वाली, कहीं तो फिट हो जाऊंगा, तो यही चीज़ है। खैर चलो, इसको अभी ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आगे। एक बार रिवाइज करके आना सब कुछ, और जो पिछला लेक्चर नहीं देखा है यहाँ से देख रहे हो, पिछले लेक्चर्स भी देख के आए, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये सब कुछ फ्लो का है, इसलिए मैंने पकड़ाई ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें समझाने वाली पोर्सन बहुत अच्छी है, ठीक है। बाकी सब कुछ क्या है, ऐसे प्लांट फिजियोलॉजी इज ऑल्सो, जिसके अंदर आप रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बात करोगे तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, समझने की चीज़ें हैं, बहुत ही तगड़े क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब मज़ा आ जाएगा, ठीक है। फिर जेनेटिक्स हो गया, तो कुछ कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझनी चाहिए आपको, ठीक है। तो बस ऐसे नहीं कि पॉइंट्स आप रिमेंबर करके आपके आपका काम चल जाएगा, आपके सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और बहुत ही अच्छे से रिविज़न करेंगे, और आगे जो मैं लेक्चर्स लेके आऊँगा उसको भी आप बिल्कुल देखें, और कमेंट बॉक्स में यार लिखें अगर पसंद आए तो, ठीक है। थोड़ा सा अप्रिसिएशन भी ज़रूरत होता है, अप्रिसिएशन की भी ज़रूरत होती है, और ओके यार।
बस आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो, थैंक यू।